हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ध्यान रखिएगा किस सब्जेक्ट के, तो भूगोल विषय के, सीटेट के भूगोल विषय के वे प्रश्न जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। बेसिकली हमारा मकसद यही है कि जब भी आप सीटेट का एग्जाम देने जाएं तो आप उन प्रश्नों को जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और भविष्य में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनके बारे में ठीक से तैयारी करके जाएं। क्योंकि जब आप PYQ सॉल्व करते हैं तो इसमें आपको एक ये नजरिया मिलता है कि दरअसल किसी सेगमेंट से किस तरीके से प्रश्नों को पूछा जाता है, किस तरीके से प्रश्नों को फ्रेम किया जाता है। यदि सुमेलित पूछते हैं या सुमेलन वाले प्रश्नों को पूछा जाता है तो उन्हें कैसे वह फ्रेम करता है। ठीक है, यानी आपको एक अंदाजा मिल जाता है इसका। ठीक, चलिए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट बात, भूगोल सीटेट में कहां पर आता है, तो यह सामाजिक विज्ञान खंड के अंतर्गत आता है। तो यह प्रश्न पत्र 2 के लिए, जो कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए है, वह उसमें भी प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न पूछे गए भूगोल से, यह सेशन उसी पर आधारित है। आइए देखते हैं हमारे पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान वायुमंडल की परतों के विषय में सही है। हमारे पास ऑप्शन में देखिए, एक तरफ ABCD, एक तरफ 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 परतें हैं और उनके सामने उनसे संबंधित या उनके विश्लेषण से संबंधित कुछ कथन लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि सुमेलन कौन सा सही है। ठीक है, और आपको कूट के आधार पर जवाब देना है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। ऑप्शन ए है बहिर्मंडल, जिसके सामने है रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक। क्षोभ मंडल सबसे ऊपर की परत, समताप मंडल सबसे नीचे की परत, बाह्य मंडल, इस परत में ओजोन गैस है। अब आपको कूट के आधार पर बताना है। आपके पास ABCD ऑप्शन है जिसमें क्रमशः 4 2 1 3 3 1 2 4 1 4 3 2 2 3 4 1 आपके कूट है। देखिए, जब हम पृथ्वी के या वायुमंडल की परतों की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की एक परत पाई जाती है, एक एनवेलप पाया जाता है गैसों का। और ये जो परतें हैं दरअसल वह पृथ्वी में हानिकारक जो परावैंगनी किरणें हैं उन्हें जाने से रोकती है। पृथ्वी के वायुमंडल, पृथ्वी में जो भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वे कहीं ना कहीं इसमें सबसे शुरुआती परत जो होती है क्षोभ मंडल, वहां पर घटित होती हैं। हर परत का अपना एक महत्व है, विभिन्न गैसों का एक प्रतिशत है, क्योंकि कुछ गैसें स्थायी हैं, कुछ गैसें अस्थायी हैं। अब इंपॉर्टेंट बात कि ये जो वायुमंडल की परतें हैं ये शुरू कैसे होती हैं। तो वायुमंडल की यदि हम परत की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि अमूमन जैसे ही हम पृथ्वी से निचली परत से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहली जो परत पाई जाती है लगभग 20 किलोमीटर के डिस्टेंस तक, औसतन इसकी जो मोटाई है वह लगभग 12 किलोमीटर मानी गई है। तो जो 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक है उसे माना जाता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी लेयर जहां पर जाकर क्षोभ मंडल समाप्त होता है उसे क्षोभ सीमा कहा जाता है, उसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। और क्षोभ सीमा के ठीक ऊपर समताप मंडल होता है। समताप मंडल की जो डिस्टेंस है वह लगभग 50 किलोमीटर मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 50 किलोमीटर की डिस्टेंस तक, कहां से, 20 से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस तक समताप मंडल है। समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस यानी O3 गैस, जो कि ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बनती है, ध्यान रखें, O3। ठीक है, समताप मंडल के सबसे ऊपरी वाली हिस्सा या इस सीमा को क्या कहते हैं, समताप सीमा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है मध्यमंडल, जिसे मेसोस्फीयर भी कहते हैं, मध्यमंडल। और मध्यमंडल की सबसे ऊपरी परत जहां पर जाकर मध्यमंडल समाप्त होता है उसे मध्य सीमा कहा जाता है या मेसोपॉज, मध्यमंडल की सीमा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखिएगा कि जैसे ही क्षोभ मंडल से आप ऊपर की तरफ जाते हैं, सबसे पहले सबसे निचली परत कौन सी होती है वायुमंडल में, क्षोभ मंडल। ठीक, फिर उसके बाद जैसे ही आप ऊपर की ओर जाते हैं समताप मंडल, उसके बाद फिर मध्यमंडल, और फिर आप क्रमशः ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्या ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ये मध्यमंडल है, आपको 6 to 8 वाली जो बुक में है, इनका विभाजन, मध्यमंडल का विभाजन आपको कैसे मिलेगा, 2 तरीके से।
समताप मंडल के ऊपर एक और लेयर होगी जिसे बाह्य मंडल कहा जाएगा, और फिर सबसे ऊपरी वाली परत को बहिर्मंडल कहा जाएगा। 6 to 8 वाली जो बुक है उनमें कुछ इस तरीके से आपको विभाजन मिलेगा वायु की परतों का। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर बाह्य मंडल और फिर बहिर्मंडल। सबसे बाहरी परत बहिर्मंडल कहलाएगी। अब यहां पर यह आपको ध्यान रखना है कि जहां पर रेडियो तरंगों का प्रसारण होता है उसे बाह्य मंडल कहा जाता है। जहां पर रेडियो तरंगों का प्रसारण होता है उसे क्या कहा जाता है, बाह्य मंडल। इस परतों को भी डी ई एफ जी ऐसे करके 4 परतों में डिवाइड किया गया है बाह्य मंडल को भी, और इसके आधार पर कहां पर कौन सी फ्रीक्वेंसी काम करती है, इस आधार पर रेडियो तरंगों का वहां से प्रसारण होता है। ठीक है, अब हम हमारे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में क्या है, पहले बहिर्मंडल। बहिर्मंडल के बारे में भी हमने क्या पढ़ा कि ये सबसे ऊपरी परत है। क्या है, ये सबसे ऊपर की परत है, तो इसका सुमेलन हो गया 2। ठीक, फिर देखते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में हमने क्या देखा, क्षोभ मंडल सबसे नीचे की परत है। ये जैसे ही आप पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएंगे तो सबसे निचली परत कौन होगी, क्षोभ मंडल होगी। सबसे पहली परत कौन सी होगी, क्षोभ मंडल होगी। तो देखिए क्षोभ मंडल क्या है, सबसे नीचे की परत। फिर समताप मंडल। समताप मंडल यानी जहां पर क्या है, देखिए ओजोन गैस है, तो समताप मंडल जहां पर क्या है, ओजोन गैस है। बाह्य मंडल यानी रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक। देखिए बाह्य मंडल यानी रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक। ठीक, अब इसके सुमेलन को देखते हैं। बहिर्मंडल यानी आप देखिए 2, क्षोभ मंडल यानी 3, समताप मंडल यानी 4 और बाह्य मंडल यानी 1। तो 2 3 4 1 यह देखिए कूट में कहां पर है, 2 3 4 1 ऑप्शन डी में है। 2 3 4 1 ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। यह प्रश्न सीटेट 2021 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न में क्या है, कथन है आर्द्रता महासागरों पर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम पाई जाती है। ठीक, दूसरा है संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा के सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करता है। तीसरा है जेट हवाई जहाज के पीछे सफेद जो पथ है वह इंजन से निकली नमी होती है जो संघनित हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जो क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है। अब इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखना है कि हाँ जो भी कथन दिए हुए हैं उन कथनों के बारे में आपको सारी जानकारी क्या होनी चाहिए, पहले से पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यह पता होना चाहिए कि आर्द्रता क्या है। क्यों? क्योंकि आर्द्रता के संदर्भ में जब आपको जानकारी होगी कि आर्द्रता क्या है, तब आप यहाँ इनके बारे में ठीक से समझ पाएंगे कि दरअसल महासागरों या महाद्वीपों के बीच जिस आर्द्रता की बात की जा रही है, जिस नमी की बात की जा रही है, वो दरअसल क्या है। तो वाष्पीकरण के माध्यम से जो वायु है वह कितना जल या कह सकते हैं कितनी नमी इकट्ठी कर पा रही है, यही उसकी आर्द्रता कहलाती है। तो ध्यान रखें, आर्द्रता महासागरों पर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम पाई जाती है। यह कथन यदि पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि यह बिल्कुल सही कथन है। क्यों सही कथन है? क्योंकि नमी कहां पर ज्यादा होगी, महासागरों के ऊपर। महासागरों में जल है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ेगा और वाष्पीकरण के बढ़ने से महासागरों के ऊपर नमी अधिक होगी। जबकि महाद्वीप क्या है, स्थलखंड है, तो इसके ऊपर आर्द्रता थोड़ी कम पाई जाएगी। किसकी तुलना में? महासागरों की तुलना में। तो पहला कथन क्या है, सही। दूसरा, संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा के सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करता है। देखिए क्या है, ठंडा होने की मात्रा और किसकी, हवा के सापेक्ष आर्द्रता। संघनन का मतलब क्या है? संघनन का मतलब है कि जो जल वाष्पीकृत होकर ऊपर की ओर आया वह जल छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो गया, यानी वापस से वह वाष्पीकृत जल का किसमें कन्वर्ट होना, जल में कन्वर्ट होना। उस वाष्पीकरण या उस नमी का, उस आर्द्रता का जल में कन्वर्ट होना संघनन कहलाता है, और ये संघनित होकर बादलों का निर्माण करता है। ठीक, तो संघनन ध्यान रखिएगा किस पर डिपेंड करता है, जो आर्द्रता ऊपर की ओर गई, यानी हवा में कितनी क्या है, आर्द्रता है, और ठंडा कितनी मात्रा में वह जो वाष्पीकृत हुई हवा है वह ठंडी हुई है। क्योंकि जैसे ही यह वाष्पीकृत हवा बूंदों में कन्वर्ट होती है, ठंडी होती है, वैसे ही ये संघनन, यह जो पूरी प्रोसेस है संघनन कहलाती है। तो संघनन में ध्यान रखिएगा ठंडे होने की मात्रा
और हवा के सापेक्ष आर्द्रता कितनी है, यह निर्भर करती है किस पर, ये सारी प्रोसेस क्या है, संघनन है, और संघनन इन्हीं चीजों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ दूसरा कथन भी क्या है, सही। तीसरा, जेट हवाई जहाज के पीछे सफेद पथ इंजन से निकली नमी होती है जो संघनित हो जाती है। यह बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जेट हवाई जहाज की यदि हम बात करें, यह कहां पर है, वायुमंडल के आसपास, ध्यान रखिएगा। खासकर सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो जेट है वो उड़ते कहां पर हैं, तो उनके लिए जो सबसे आदर्श दशा है वह मानी जाती है समताप मंडल। आपको ध्यान रखना है, कहां, समताप मंडल। समताप मंडल एकदम आदर्श दशा है किसके लिए, जेट हवाई जहाज के उड़ने के लिए। क्यों, क्योंकि यहां पर क्लाउड नहीं होते, और जहां क्लाउड नहीं होता वहां पर जो जेट के लिए विजन है वह क्लियर दिखाई देता है। इस वजह से समताप मंडल जेट हवाई जहाज के लिए सबसे बढ़िया मंडल माना जाता है। तो ये जो हवाई जहाज उड़ते हैं वे कहां उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं। अब आपकी यहां पर प्रश्न में है कि हवाई जहाज के पीछे सफेद पथ इंजन से निकली नमी होती है। देखिए, जहां पर बादल नहीं है और वायु क्या है, स्टेबल है, रुकी हुई है, तो वहां हवा रुके होने की वजह से जैसे ही वह इंजन से निकली नमी बाहर की ओर निकलती है, इंजन से क्या होता है, कुछ नमी निकलती है, ठीक है। तो वह जो नमी है जो बाहर निकली वह थोड़ी देर के लिए क्या है, हवा में दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि वायु वहां चल नहीं रही है। नीचे तो क्या होता है कि जैसे ही नमी आती है वो वायु के सापेक्ष, वायु के साथ साथ क्या होती है, गतिमान हो जाती है, गतिशील हो जाती है। लेकिन जैसे ही हवाई जहाज गुजरता है, हवा रुकी हुई है, तो वहां पर नमी क्या होती है, थोड़ी देर दिखाई देती है सफेद कलर में। वो दरअसल इंजन से निकली हुई नमी है जो क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है। ध्यान रखें, संघनित यानी छोटे छोटे कणों के रूप में जो हमें दिखाई देती है वही सफेद कलर की नमी क्या कहलाती है, ध्यान रखिएगा, वो छोटी छोटी बूंदें ही कहलाती हैं जो संघनित होकर हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये क्या, इसके बारे में यदि पूछा जाए, देखिए तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है कि जेट हवाई जहाज के पीछे जो सफेद इंजन से निकली हुई नमी है वह संघनित हो जाती है। ठीक, तीनों कथन सही है। इस तरीके से इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सभी 1, 2, 3 कथन क्या है, सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों के आधार पर वायुमंडल की परत को पहचानिए। ठीक है, देखते हैं कथन क्या है। कथन 1 है, यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त है। बादलों से भी मुक्त है और मौसम संबंधी घटनाओं से भी मुक्त है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में चर्चा की है कि कौन सी परत है जो बादलों से मुक्त है, जहां पर जेट सीधे उड़ सकते हैं। दूसरा कथन है, इसमें ओजोन गैस की परत होती है। बिल्कुल, यहां पर ओजोन गैस की परत होती है। ठीक है, यह कौन सी परत है, हमारे पास उचित विकल्प में ऑप्शन है वायुमंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल या समताप मंडल। इस प्रश्न का सबसे सटीक और सही जवाब है ऑप्शन डी, समताप मंडल। ठीक है, सीटेट 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। और वायुमंडल की परतों के संदर्भ में अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ठीक से चर्चा की है। आप वायुमंडल की परतों के संदर्भ में जो भी चीजें हैं उन्हें देख सकते हैं, कहां पर कौन सी चीजें, कौन सी गतिविधियां होती हैं वह भी। ठीक, ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब कपड़े सूखने में काफी टाइम लगता है और हमारे शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूखता, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से इसे बेहतर समझाया जा सकता है। हमारे पास ऑप्शन है, वायु में गैसों की उपस्थिति, वायुदाब, आर्द्रता, मौसम पवनें। यह प्रश्न सीटेट 2021 में पूछा गया था। देखिए प्रश्न में क्या है, सबसे गौर से सबसे पहले आपको वही पढ़ना है। जब कपड़े सूखने में काफी टाइम लगता है और हमारे शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूखता। कपड़े सूखने में सबसे ज्यादा टाइम कब लगता है, जब हमारे आसपास वातावरण में क्या हो, मॉइस्चर हो। मॉइस्चर आप मान सकते हैं यानी नमी हो। नमी मतलब क्या, आर्द्रता हो, आर्द्रता। ध्यान रखिएगा, यदि आपके आसपास जो आर्द्रता है, जो नमी है, वह आपके मौसम में ज्यादा है तो कपड़े आसानी से नहीं सूखेंगे। और वही आर्द्रता, वही नमी जब आपके शरीर से टकराती है तो आपको चिपचिपा महसूस होता है। यही कारण है कि जो आपका पसीना है वह जल्दी नहीं सूखता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन सारी कंसेप्ट को समझने के लिए जरूरी क्या है कि आपको आर्द्रता ठीक से पता होनी चाहिए। आर्द्रता के बारे में आपने सारी जानकारी ले रखी हो। ठीक है, तो ध्यान रखें, किसकी सहायता से बेहतर समझाया जा सकता है, आर्द्रता की सहायता से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारे पास कथन 1 है,
उच्च वायुदाब से स्वच्छ आकाश शुष्क अचल मौसम बनता है। कथन बी है, वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। जिसके लिए हमारे पास कूट है ए बी सी डी, 3 क्या क्या है देखते हैं कथन में। दोनों ए और बी सही हैं तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है, दोनों ए और बी सही है परंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है, ए सही है तथा बी गलत है। और डी ऑप्शन है, ए गलत है तथा बी सही है। अब देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो कथन दिए हुए हैं, चाहे वह कथन ए हो और चाहे कथन बी हो, आपको कथनों को ठीक से पढ़ना है। आपको ये चीज ठीक से देखनी होगी कि क्या वास्तव में जो कथन में लिखा हुआ है वह सही है या नहीं। क्या वे कथन जो आपके सामने लिखे गए हैं ये इनकी सही व्याख्या करते हैं या नहीं। ठीक है, अब इस प्रश्न को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे? सबसे पहला जो कथन है कि उच्च वायुदाब यानी हाई प्रेशर की बात की जा रही है। हाई प्रेशर से स्वच्छ आकाश शुष्क व अचल मौसम बनता है। देखिए, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्या चर्चा किया था कि जब हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट है वहां पर टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ता है, या हम जहां भी उपस्थित हैं, यहां मान लीजिए बहुत अधिक टेम्परेचर होगा तो जो वायु है, जो नीचे या सबसे निचली परत की वायु है, वह क्या होगी? वह वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगी। कब? जब टेम्परेचर अधिक होगा। और जैसे ही वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, विरल होती है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर क्रिएट होगा तो होगा, लेकिन यह जो गर्म वायु ऊपर की ओर उठी, आर्द्रता भी ग्रहण करती हुई ऊपर की ओर जाती है, ये बाद में संघनित होकर बादल बनाते हैं और फिर वर्षा होती है। यानी जब लो प्रेशर की दशाएं होती हैं तब क्या होती है? नमी होती है और यहां मौसम साफ नहीं होता, बादल होते हैं। लेकिन जब हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर की स्थिति में क्या होता है? हवा यही होती है, ऊपर ठंडी हवा होती है और इस वजह से जो मौसम है क्या होता है? खुला हुआ होता है, साफ आसमान होता है और जो मौसम है वह शुष्क भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, हाई प्रेशर में पहले कथन की बात करें, क्या लिखा है? उच्च वायुदाब, हाई प्रेशर से स्वच्छ आकाश शुष्क अचल मौसम बनता है। यह कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरे कथन की बात करें, कथन बी क्या है? वायुदाब का क्षैतिज वितरण, वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। यानी यह कहा जा रहा है कि किसी स्पेसिफिक प्लेस है, मान लीजिए इस प्लेस में क्षैतिज रूप से इस तरीके से जो वायुदाब का वितरण है, वायुदाब यानी क्या? वायु के द्वारा क्या लगाया जाने वाला दाब। तो वायुदाब का जो वितरण है वह वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए यहां पर बहुत अधिक प्रेशर है, लेकिन यहां पर टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ गया। टेम्परेचर के बढ़ने से वायु के कण क्या हो गए? वितरित हो गए, फैल गए। तो यहां पर जो दाब लग रहा था, अब वह दाब क्या हो गया? कम हो जाएगा। इस वजह से ऐसा समझकर चलिए कि जब टेम्परेचर की बात आती है तो टेम्परेचर वायुदाब को प्रभावित करता है। ठीक है, तो दूसरा कथन यहां पर सही है। लेकिन पहला कथन क्या कह रहा है? उच्च वायुदाब से स्वच्छ आकाश शुष्क और अचल मौसम होता है। लेकिन दूसरे कथन में कहीं भी इसके बारे में चर्चा नहीं की जा रही। ना तो उच्च वायुदाब के बारे में चर्चा की गई है, ना तो निम्न वायुदाब के बारे में चर्चा की गई है, ना ही मौसम की व्याख्या के संदर्भ में। तो ए और बी दोनों कथन सही हैं, लेकिन बी ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इस वजह से ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। दोनों ए और बी सही हैं, परंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब है। ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ खास प्रश्नों को समझने की कोशिश की जो आपकी एग्जाम के लिहाज से, आपके कंसेप्ट के लिहाज से, किसी खास टॉपिक को समझने के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये सभी कंसेप्ट आपके लिए आगे आने वाले एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएं। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में कुछ खास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।